चलो सो हाय एवरीवन, अमेंडमेंट सेशन में आगे बढ़ते हैं। अभी आज अपन देखेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स में छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है। बहुत ऐसे एडवांस कुछ अमेंडमेंट्स नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टू बी अपडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ईच स्क्रॉल ऑफ आरबीआई इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ बैंक टू कम्युनिकेट डिटेल्स ऑफ चलन आइडेंटिफिकेशन नंबर टू द कॉमन पोर्टल। अभी होता है क्या, ध्यान से सुनना। जब भी हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना, आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी आता है, देखो यूटीआर नंबर बोलते हैं अपन उसको। तो वैसे मैं जब जीएसटी भरता हूँ तो एक सिन नंबर जनरेट होता है, चलन आइडेंटिफिकेशन नंबर 20 डिजिट का होता है। तो एक सिन नंबर जनरेट होता है। वो सिन नंबर से जीएसटी को पता चलता है कि आपका पैसा उनको गया है, क्योंकि जीएसटी के अकाउंट में इतना सारा पैसा इतने सारे लोग पे करते हैं। हाउ दे आइडेंटिफाई कि यही पैसा आपने दिया है? तो बैंक का एक सिन नंबर रहता है जो बैंक जीएसटी पोर्टल को कम्युनिकेट करता है। अभी काफ़ी बार क्या होता है कि बैंक की तरफ से ये पोर्टल पे कम्युनिकेट नहीं होता है, फिर डिपार्टमेंट को समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली पैसा किससे आया है। तो उससे रिलेटेड से एक छोटा सा अमेंडमेंट है। इन केस योर बैंक फेल टू कम्युनिकेट सीआईएन नंबर of taxes paid through GST system for updating the cash ledger, the ECL of such taxpayer is updated on the next day on the basis of RBI is call filing containing the successful payment made against CIN as shared by bank with the RBI। तो आपने जीएसटी भर दिया है तो बैंक हैज टू गिव यू सीआईएन नंबर जो जीएसटी पोर्टल पे दिखता है। अभी ड्यू टू सम टेक्निकल इशू वो नंबर जनरेट नहीं हुआ। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है कि वो नेक्स्ट डे अपडेट कर देते हैं, नेक्स्ट डे अपडेट कर देते हैं ऑन बेसिस ऑफ आरबीआई ई स्क्रॉल फाइल कंटेनिंग। तो एक फाइल है आरबीआई क्या, ई स्क्रॉल फाइल, जिसके थ्रू वो सीएन नंबर जनरेट हुआ, वो हम पोर्टल को इन्फॉर्म करते हैं। करेक्ट ना? बट ये जो प्रोविजन है ये जीएसटी के पोर्टल पे नहीं है। करेक्ट ना? तो सीएन नंबर आपको कैसे बताती है नेक्स्ट डे को? जब आरबीआई में वो फाइल अपलोड करते हैं बैंक, तो उस समय सीएम नंबर आपको बताते हैं। However, there is no presently provision in CGST rule providing such updation of ECL based on e-scroll. So in this regard, CAG highlighted need for having specific provision for in law for updation of ECL on the basis of e-scroll of RBI। मतलब आपने जीएसटी का पेमेंट किया, उसका अगर सिन नंबर जनरेट नहीं हुआ तो आरबीआई का जो ये ई स्क्रोल ऑफ आरबीआई है उस बेसिस पे वो नंबर मिलना चाहिए, बस उसके रिलेटेड एक अपडेट है। This is in order to regularize the process of updating ECL of the taxpayer on the basis of e-scroll data received from RBI in case where payment has been received successfully। मतलब आपने पेमेंट सक्सेसफुली किया है बट बैंक फेल टू शेयर सीआईएन विद द जीएसटी सिस्टम। तो फिर गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा आपने जीएसटी कितना दिया है? तो उसके रिलेटेड एक छोटा सा अमेंडमेंट है। वेयर बैंक फेल टू कम्युनिकेट डिटेल्स ऑफ सीआईएन टू द कॉमन पोर्टल, the electronic cash ledger may be updated on the basis of e-scroll of the RBI in case where details of e-scroll are in conformity with the details in challenge generated in form GST PMT6 on the common portal। तो वो जो अपडेट करना है कॉमन पोर्टल पे बैंक कैसे कर सकती है? जो आरबीआई का ई स्क्रोल है उस बेसिस पे वो सीएन नंबर क्या कर सकती है, अपडेट कर सकती है इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06। तो ये थेरोटिकल अमेंडमेंट है, इट्स ओनली फॉर इंफॉर्मेटिव पर्पस। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेमेंट तो गया है लेकिन वो सीन नंबर जनरेट नहीं हुआ है। तो क्या अमेंडमेंट है कि आरबीआई को जो अपन ई स्क्रोल सबमिट करते हैं उसमें जो उस बेसिस पे ये जीएसटी सिस्टम क्या किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा एंड उस बेसिस पे सिन नंबर उनको मिलेगा। कौन से फॉर्म में अपडेट करना है? जीएसटी पीएमटी 06। दिस इज द चलन यूज फॉर पेमेंट। तो इस चलन में आपको क्या करना है, उसको अपडेट करना है, बस उतना ही है। नाउ रिटर्न्स में अच्छा अमेंडमेंट हुआ है। अपन ने पढ़ा था एनुअल रिटर्न, तो उसका जो फीस है उसको रैशनलाइज किया गया है ओनली। अच्छा, एनुअल रिटर्न में कितना फीस देना पड़ता है याद है क्या आपने को? अपन ने क्लास में पढ़ा था 0.25% ऑफ टर्नओवर। कुछ याद है आपको? क्या भूल गए? कितना एनुअल रिटर्न का?
100 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू 0.25% ऑन टर्नओवर, CGST का 0.25, HGST का 0.25, बराबर है ना। तो ये एनुअल रिटर्न का अपन ने फ्लैट पेनल्टी पढ़ा था कि 100 रुपये पर डे है। अच्छा, एनुअल रिटर्न कब फाइल होता है? अगले साल का 30 नवंबर और 31 दिसंबर, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो उसके बाद अगर डिले होता है तो पहले था 100 रुपये पर डे, मैक्सिमम 0.25% ऑफ टर्नओवर, अभी ये फ्लैट था। अब इसको रेशलेस का मतलब क्या, गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया कि जिस बंदे का ऑडिट है, जिस बंदे का ऑडिट नहीं है, जिसका टर्नओवर ज़्यादा है, जिसका टर्नओवर कम है, सबके लिए एक ही फीस है। तो अब इसको टर्नओवर बेस किया गया है। जैसे अपन ने GST में पढ़ा था ना एक लास्ट ईयर अमेंडमेंट, वैसे यहाँ पे भी हुआ है, उसको रेशनलाइज किया गया, एकदम ईजी कर दिया है। तो देखो क्या किया है। Section 47 stipulates that a specified amount of late fee for delay in filing return, an equal amount of late fee payable by such person irrespective of HGST GST as well, ठीक है। The late fee can be waived partially or fully by central government. Consequently, since the inception of GST law, the late fee being regularly waived by central government either fully or partly. फ्रॉम द फाइनेंशियल 22-23 ऑनवर्ड, मतलब 22-23 का कब होगा? दिसंबर 23 में होगा। लेट फी फॉर डिले इन फाइलिंग रिटर्न हैज बीन रैशनलाइज्ड एज फॉलो। तो आपको ये ऊपर का पार्ट लर्न मत करना, आपने को ये पढ़ना है। देखो लेट फी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सो एनुअल रिटर्न का जो लेट फी, मतलब इस साल जो पहला रिटर्न फाइल होगा 22-23 फाइनेंशियल के लिए किया गया, मतलब दिसंबर 31 दिसंबर 23 या नवंबर, विच एवर इज अर्लियर। तो देखो उसमें अगर डिले होता है तो कितना है, अभी 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया है। अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो आप पहले कैटेगरी में हो, 5 से 20 करोड़ है तो आप सेकेंड कैटेगरी में हो, एंड 20 करोड़ से ज़्यादा है तो आप थर्ड कैटेगरी में हो। तो उसको टर्नओवर के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, 50 रुपीज़ पर डे किया है, दैट इज 25 रुपीज़ CGST, 25 रुपीज़ HGST, या फिर 0.04 नॉट 4 0.04% ऑफ टर्नओवर, दैट इज 0.02 ऑफ CGST एंड 0.02 ऑफ HGST, और जो भी है इसमें से भी क्या लेना है, लोअर लेना है, ठीक है। तो ये एग्जाम में न्यूमेरिकल आ सकता है इस बार, आप अच्छे से उसको पढ़ना। एनुअल रिटर्न जो फाइल होगा उसमें इस तरह का पेनल्टी होगा। अगर टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है तो वो जो ड्यू डेट है, अच्छा बोलो व्हाट इज लास्ट डेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23, क्या लास्ट डेट होगा? 30 नवंबर 2023 और 31 दिसंबर 2023, विच एवर इज अर्लियर, और ये लास्ट डेट है। ये मत बोलना कि सर 30 नवंबर ही होगा, अपने क्लास में न्यूमेरिकल किए थे। अगर मैंने 30 सितंबर को फाइल किया तो 30 सितंबर होगा, बराबर कि नहीं। तो ये लास्ट डेट है, ये इसका मतलब नहीं कि 31 को ही करना है, करेक्ट ना। तो उसके पहले मतलब 30 नवंबर के पहले किया तो वो डेट होगा, नहीं तो 30 नवंबर कन्फर्म है ना। अगर सपोज मैंने 30 नवंबर के पहले किया तो वो अर्लियर होगा, एंड मैंने 30 नवंबर तक कुछ भी नहीं किया तो 30 नवंबर क्या होगा, अर्लियर होगा। उसके बाद अगर डिले होता है एनुअल रिटर्न फाइल करने में, तो देखो कितना पेनल्टी लगेगा। अगर आपका टर्नओवर 0 to 5 करोड़ है तो 50 रुपीज़ पर डे और 0.04% ऑफ टर्नओवर, विच इज लेस। अगर 5 से 20 करोड़ है तो फिर 100 रुपये किया, जो अभी 100 रुपये था वो भी इनके लिए किया कि जिनका टर्नओवर 5 से 20 करोड़ है, 50 रुपीज़ पर डे किया, एंड ये सेम ही रखा है। तो ये परसेंटेज सब सेम रखा है 0.04%, ठीक है। और ये 100 रुपीज़ पर डे, उसमें से विच एवर इज लोअर। तो 0 to 5 एंड 5 to 20 में बस 25 को 50 कर दिया, तो 50 का टोटल 100 रुपये हो गया, बाकी सेम ही है। एंड 20 करोड़ के ऊपर अगर टर्नओवर है तो फिर ज़्यादा कर दिया है, 200 रुपये पर डे बोला है, 100 रुपये CGST का, 100 रुपये HGST का, एंड फिर 0.5% ऑफ टर्नओवर बोला है, हाँ 0.5% ऑफ टर्नओवर। सो 0.25, 0.25 गाइज, ये 0.04 है, इट्स नॉट 0.4। एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा, संभल के करना, इट्स 0.04%, ठीक है ना। मतलब अगर टर्नओवर आपका 15 करोड़ है तो 15 करोड़ का 0.04% ऐसे करना है, ठीक है। तो कितना आएगा करो, तो 15 करोड़ का
4,500 रुपये होगा, फिर उसको 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 30,000 CGST का, 30,000 HGST का, ठीक है ना। तो इट्स 0.04%। तो इतना आपको क्या करना पड़ेगा, लेट फी देना पड़ेगा, बस ये छोटा सा अमेंडमेंट है। सो एनुअल रिटर्न में 0 to 5 करोड़ है तो 25 पर डे और 0.04, 5 to 20 है तो डबल करना है, 150 रुपीज़ और 0.04 विच एवर इज लोअर। एंड तीसरे केस में 200 रुपीज़ पर डे, मतलब 20 करोड़ के ऊपर 200 रुपीज़ पर डे और 0.5% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर। तो ऐसे 3 रैशनलाइज किए गए, इस पे इस बार न्यूमेरिकल आ सकता है, अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट और एक छोटा सा अमेंडमेंट आया, तो उसके लिए पहले अपन देखते हैं GSTR 1 क्या होता है, 3B क्या होता है। सबको पता ही है कि रिवीजन ले रहा हूँ। मेरा जो रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई है वो अपन GSTR 1 में फाइल करते हैं, करेक्ट। मतलब लेट से अक्टूबर 23 में जो अपन ने सेल किया है उसका GSTR 1 का ड्यू डेट है 10 नवंबर, बट अभी एक्सटेंशन करके क्या है वो 11 नवंबर है, कुछ लोगों के लिए 13 नवंबर है। मैं अभी एक्ट का डेट लिख रहा हूँ, आपको पता है या तो 11 है या तो 13 है ना, 11 भी है और 13 भी है। एंड इसका जो GSTR 3B है उसका डेट 3 है, 20 नवंबर हो सकता है, 22 नवंबर है, 24 नवंबर है। अपन ने पढ़ा है कि कहाँ पे 22 है, कहाँ पे 24 है, कहाँ पे 20 है। अच्छा, व्हाट इज 3B? रिटर्न ऑफ, ये फाइनल रिटर्न होता है। फाइनल मतलब जहाँ पे आप अक्टूबर का आपका आउटवर्ड सेल्स, आउटवर्ड सप्लाई माइनस इनवर्ड सप्लाई, उसका जो GST है, तो GST ऑन आउटवर्ड सप्लाई एंड GST ऑन इनवर्ड सप्लाई, उसका डिटेल आप 3B में डाल के पे कर देते हो। एंड 3B में बाकी पेमेंट्स भी आते हैं, है ना। 3B में जो अपने को और भी अमाउंट कुछ पे करना है तो वो भी 3B में आता है। तो GSTR 1 में जो है वो तो आएगा ही, प्लस और भी मेरे को कुछ पे करना है तो वो भी क्या होगा, 3B में रिफ्लेक्ट होगा। सो 3B में मैं अक्टूबर का लायबिलिटी पे करूंगा, प्लस और कोई चीज़ मेरे को पे करना है तो वो भी 3B में पे होगा, ठीक है। ये थे अपने 2 रिटर्न, GSTR 1 एंड 3B। 1 इज रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जो अगले महीने की 10 तारीख को फाइल होता है। अभी देखो उसमें क्या हुआ है, अगर इसमें डिफरेंस है, आपका जो लायबिलिटी है GSTR 1 में जो आ रहा है कि मेरे हिसाब से इतना GST पे करना है, एंड 3B में एक्चुअली अपने ज्यादा पे किया क्योंकि उसमें और भी अमाउंट ऐड हो गए, तो आपको पे तो करना है प्लस डिफरेंस एक्सप्लेन करना है। तो 88C जो है अभी बोलता है कि खाली पे नहीं करना है आपको, पे तो आप करोगे, आपको रीजन बताना है। So a new rule 88C has been introduced to determine mechanism for dealing in the difference between liability reported in the statement of outward supply in GSTR 1 and Form 3B, क्योंकि 3B में बाकी भी पेमेंट्स ऐड हो जाते हैं जो मेरे को गवर्नमेंट को पे करना है। GSTR 1 में मेरे को बस इस महीने का आउटपुट लायबिलिटी रहता है। Accordingly, where tax liability as per GSTR 1 for tax period exceed the tax liability as per 3B, अभी देखो हुआ क्या है, where the tax liability as per GSTR 1 exceed the liability, मतलब 1 में आपने जितना दिखा था पेएबल, 3 में उससे कम दिख रहा है, उल्टा मैं बात कर रहा हूँ अभी। 1 में दिखाते कि 50,000 GST भरना है GSTR 1 में ऑन सेल्स, बट 3B में एक्चुअली 12,000 ही पे हुआ है। देखो क्या बोला है, फॉर दैट पीरियड बाय मोर देन स्पेसिफाइड एक्सटेंट। अभी ये सरप्राइज एलिमेंट है ना, ये स्पेसिफाइड एक्सटेंट क्या है देखना पड़ेगा। The registered person will be intimated on the portal of such difference and be directed to either to pay the differential tax liability along with interest or explain the differences within the specified time। मतलब क्या बोला है, where the tax liability as per GSTR 1 for the tax period exceed the tax liability as per 3B। 3 में भी जो आपने पे किया है उससे ज्यादा आ रहा है आपका लायबिलिटी GSTR 1 के हिसाब से, 3B में आपने कम पे किया है, तो ये कम पे क्यों हुआ है, उनके हिसाब से GSTR 1 जब आपने फाइल किया तो आपने ज़्यादा अमाउंट दिखाना चाहिए था, ओके, मतलब ज़्यादा ही दिखा है, बट 3B में पे करते समय कम पे किया है, तो उसका आपको रीज़न देना पड़ेगा। पे अच्छा, ये ITC की वजह से नहीं है, ITC से कम होगा ही, इसी ITC की वजह से तो कम होगा ही, वैसे करेंगे तो हर मंथ नोटिस आएगा, इट्स नॉट ड्यू टू ITC। तो आपको जो डिफरेंस है, ITC तो कम होगा ही। उनका कहना क्या है कि
तुम्हारा GST 1 का जो अमाउंट है वो 3B के अमाउंट से ज्यादा आ रहा है। ये नहीं बोले कि तुमने कम पे किया है, बस। तो 1 के हिसाब से जो लायबिलिटी है वो 3B में तुम कम पे कर रहे हो, तो तुमको इंटीमेशन दिया जाएगा, या तुम जस्टिफिकेशन दो या फिर डिफरेंस भरो अलॉन्ग विद टैक्स विद इंटरेस्ट। अनलेस द टैक्स पेयर आइदर डिपॉजिट द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द सेड इंटीमेशन और furnishes reply for reason for any remaining amount unpaid, the person should not be allowed to file GST 1 for subsequent tax period। तो आगे आप उसका रिटर्न, मतलब आगे के रिटर्न आपके होल्ड पे जाएंगे ना, आप GST 1 अगले महीने का भर पाओगे, ना इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो अगले महीने का वो आप दे पाओगे। तो ये आपको समझना है, ठीक है। अभी आप सोचेंगे कैसे हो सकता है। क्या होता है, GST 1 जो होता है उसमें अपन एक महीना एक क्वार्टर उसका अपन सेल्स दिखाते हैं, वो डिटेल्स वहाँ पे इनवॉइस वाइज होते हैं, एंड 3B में समरी फॉर्म में होते हैं। तो समरी में दिखाते समय कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो अगर वो गड़बड़ हो गया तो मिसमैच हो जाता है। बस ये उन्होंने लिखा है कि अगर कोई मिसमैच होता है ड्यू टू ह्यूमन एरर ही हो सकता है वो, क्योंकि लॉजिकली 1 में जितना पेएबल है उतना ही 3B में दिखना चाहिए, बट 3B में समरी फॉर्म में रिकॉर्ड होता है, GST 1 इनवॉइस वाइज रिकॉर्ड होता है, प्लस 3B में मेरा RCM भी रिकॉर्ड होता है। RCM में मेरे को जो टैक्स देना है वो भी 3B में आता है। तो उसका अगर रिकॉर्डिंग बराबर नहीं हो, उसका टेबल का फॉर्मेट है 3B का, तो आपका जो सेल हुआ है वो पर्टिकुलर टेबल पे डालना पड़ता है। अगर उस टेबल में आपने बराबर फिट नहीं किया, सो देयर माइट बी मिसमैच, एंड उस मिसमैच की बात हो रही है। तो अगर ये मिसमैच होता है तो आपको इंटीमेशन आएगा, या तो आप एक्सप्लेनेशन दो, नहीं तो फिर आपको विथ इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, उसका टैक्स देना पड़ेगा। तो देखो ये रूल 88C नया लाया गया, where tax payable by registered person in accordance with the statement of outward supply furnished in GST 1 or invoice furnishing facility in respect of tax period exceed the amount of tax payable by such person in accordance with the return for 3B। मतलब 3B में जो दिखा है उससे GST 1 में ज़्यादा दिख रहा है, तो 3B में अपने उसका टेबल जो होता है बराबर फिल नहीं किया है। मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, वो अपने बराबर 3B में फिल नहीं किया है, उसका 3B में समरी फॉर्म में दिखाना पड़ता है, यहाँ पे इनवॉइस वाइज दिखाना पड़ता है। तो शायद आपसे कुछ गलती हो गई एंड गड़बड़ हो गया, आपने पे भी कर दिया बिना समझे, एंड बाद में गवर्नमेंट को समझा, बाय सच अमाउंट एंड सच परसेंटेज एज मे बी रिकमेंडेड बाय काउंसिल। अब ये कितना डिफरेंस है, क्या है, वो अभी तक पता नहीं है। तो आपको इंटीमेशन आ जाएगा, एंड फिर वो इंटीमेशन आपको इलेक्ट्रॉनिकली आ जाएगा। तो उसमें इस इंटीमेशन में आपको डिफरेंस बताने के क्या डिफरेंस है, आपको डिफरेंस टैक्स देना है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, या फिर आपको 7 दिन में उनको एक्सप्लेनेशन देना है, बस। Such registered person shall upon the receipt of above intimation either pay the amount of differential tax liability as specified in the intimation fully or partly along with the interest under section 50 or furnish the details thereof electronically on the common portal। मतलब आप पूरा पे करो, पार्टली पे करो, जो भी आपको एक्सेप्ट है भर दो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, या फिर आपको लगता है कि कुछ भरने की जरूरत नहीं है तो आप उनको रिप्लाई दो क्यों वो रिमेनिंग अनपेड है विद इन 7 days। Where any amount specified in the intimation remain unpaid within 7 days period and where no explanation furnished by registered person in default, मतलब ना तो अपने 7 दिन में उसको पे किया ना रिप्लाई किया, या where the explanation reason furnished by such person is not found to be acceptable by the proper officer, the said amount shall be recovered as per section 79। ठीक है, तो ये इंटर लेवल पे ये सेक्शन नहीं है, ये फाइनल लेवल पे है, तो इंटर लेवल पे सेक्शन नहीं है, सो टेंशन मत लो। The registered person to whom such intimation of difference between GST 1 and 3B for a tax period is issued will be blocked from furnishing GST 1 using IFF for subsequent tax period unless he deposit the amount specified in intimation or explain the reason for any unpaid amount। बस वही दिया है, आगे का नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, वही दिया है, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्यों आता है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि GST 1 में हर एक इनवॉइस का डिटेल देना पड़ता है, यहाँ पर समरी फॉर्म में डिटेल देना पड़ता है, तो देते समय कुछ गड़बड़ हो गया, अदरवाइज गड़बड़ नहीं होगा। तो ये आपको बताने कि ऐसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है रिफंड। ओके ना, ये भी फाइनल स्केल पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटर लेवल पे रिफंड टॉपिक नहीं है, मतलब इतना डिटेल में नहीं है। चलो, रिफंड का मतलब क्या होता है, अगर अपने गवर्नमेंट को टैक्स एक्स्ट्रा दिया तो उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रिफंड।
नाउ अभी यहाँ पे पहले मैं एक 2 केसेस आपको बताता हूँ जो उन्होंने कवर किए एंड फिर उसका अमेंडमेंट क्या है बाद में बताता हूँ। देखो, देयर आर केसेस वेयर अनरजिस्टर्ड बायर who had entered into agreement with the builder for supply of service of construction of flat etc. मतलब आपने एक बिल्डर को एडवांस दिया है, वो आपको घर बना के दे रहा है। अच्छा, अंडर कंस्ट्रक्शन है, बिफोर कंस्ट्रक्शन है, तो उस पर जीएसटी लगता है, हमने पढ़ा है। एंड ही हैज पेड द अमाउंट टुवर्ड्स कंसिडरेशन फॉर द सर्विस आइदर फुल्ली और पार्टली अलॉन्ग विद द एप्लीकेबल टैक्स। ठीक है, एंड बाद में उनका झगड़ा वगैरह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया ड्यू टू नॉन कंप्लीशन और डिले इन एक्टिविटी और एनी अदर रीजन, मतलब बिल्डर ने टाइमली कंप्लीट नहीं किया या कमिटमेंट फॉलो नहीं किए, व्हाट रीजन आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, तो क्या होता था, बीइंग अनरजिस्टर्ड पर्सन आपको जीएसटी का रिफंड नहीं मिलता था, वो टैक्स कट करके आपको बाकी का पैसा रिफंड देते थे एज पर देयर पॉलिसी। इन नंबर ऑफ सच केसेस द पीरियड फॉर इश्यू ऑफ क्रेडिट नोट ऑन अकाउंट ऑफ सच कैंसिलेशन ऑफ सर्विस अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 34 में ऑलरेडी हैव गॉट एक्सपायर्ड बाय दैट टाइम। अच्छा, अभी क्रेडिट नोट क्या होता है, सी सुनो, अभी बिल्डर के हिसाब से बिल्डर को आपसे 10 लाख रुपए लेना है, तो बिल्डर की बुक में आप डेटर हो, बराबर ना, क्योंकि बिल्डर को आपसे पैसा लेना है। जब एग्रीमेंट कैंसिल होगा तो आपको उसको पैसे देना पड़ेगा, करेक्ट ना, तो आपको क्या देगा वो, पहले क्रेडिट नोट देगा, पहले आपको क्या देगा वो, क्रेडिट नोट। अच्छा, सेक्शन 34 क्रेडिट नोट देने का समय क्या होता है, अगले साल का 30 नवंबर, तो वो पीरियड खत्म हो चुका है, क्योंकि उसके बाद तो ये प्रॉब्लम आता था कि क्रेडिट नोट देने का जो समय है, चलो उस साल समझा तो उसी साल देंगे, अगले साल का भी 30 नवंबर खत्म हो चुका है, तो कब देंगे क्रेडिट नोट, तो वो प्रॉब्लम आ गया, तो क्रेडिट नोट दे सकते हैं। तो इन सच केस सप्लायर में रिफंड द अमाउंट टू बायर आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्स, मतलब जीएसटी नहीं देता था आपको, बाकी का रिफंड मिलता था, जीएसटी वो गवर्नमेंट को देते थे, क्योंकि डेबिट नोट का क्रेडिट नोट देने का समय भी खत्म हो चुका है। अनदर सिचुएशन होता है इंश्योरेंस पॉलिसी में, ये जो बिल्डर केस में हो रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी, जहां पे आपने वन टाइम प्रीमियम पॉलिसी लिया है, तो आपने पूरे 25 साल का प्रीमियम एक साथ भर दिया, तो उसमें जीएसटी आता है, करेक्ट ना, where the premium for the entire period of term of the policy is paid upfront along with the applicable GST and the policy is subsequently required to be terminated prematurely due to some reason, पॉलिसी अपने बीच में बंद कर दी। यहाँ पे वही प्रॉब्लम है, क्रेडिट नोट का समय खत्म हो चुका है, तो इंश्योरेंस कंपनी में रिफंड ओनली द प्रोपोर्शनेट प्रीमियम नेट ऑफ जीएसटी, सेम वो भी करते थे कि आपको पूरा रिफंड नहीं मिलता था क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हो, जीएसटी अमाउंट कट करके आपको रिफंड मिलता था क्योंकि जीएसटी उन्होंने गवर्नमेंट को दिया है, एंड बीइंग अनरजिस्टर्ड पर्सन आप कैसे क्लेम करोगे। सो दैट मीन्स अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ एक गलत हो रहा था, उनके पास रिफंड करने का कोई मौका ही नहीं था अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो। हाइदर देयर वाज नो फैसिलिटी अवेलेबल टू सच अनरजिस्टर्ड पर्सन और रेसिपिएंट फॉर क्लेमिंग रिफंड ऑफ टैक्स borne by them in event of cancellation of contract for construction or insurance। तो कंस्ट्रक्शन इंश्योरेंस में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था रिफंड क्लेम करने के लिए, क्योंकि वो क्रेडिट नोट देने का भी समय खत्म होता था। अपन ने सेक्शन 54(1) पढ़ा है, कितना समय रिफंड क्लेम करने के लिए, 2 साल। ऑलरेडी प्रोवाइड दैट एनी पर्सन कैन क्लेम रिफंड बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन अप टू 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। Further, in terms of section 54(8)(e), in case where unregistered person has borne the insurance of tax and not pass on same to any other person, रिफंड कहाँ पे जाएगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड को जाएगा, करेक्ट ना, क्योंकि बर्डन मैंने किसी को पास किया तो मेरे को रिफंड नहीं मिलेगा, तो अनरेजिस्टर्ड पर्सन हैज borne the insurance of tax and not pass on same to any other person, तो वो उसको रिफंड मिलेगा नहीं, तो वो रिफंड कहाँ पे जाएगा, वो कंज्यूमर वेलफेयर में जाएगा। अपन ने 54 में पढ़ा था, अगर आपने प्रूफ कर दिया कि मैंने बर्डन पास ऑन नहीं किया है तो रिफंड मिलता है, बट बर्डन पास ऑन किया तो आपको रिफंड नहीं मिलता था, अमाउंट कहाँ पे जाएगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड। तो ये रिवीजन, इसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं है, बस इसमें क्या लर्न करना है, सेक्शन 54 में क्या दिया है, कितना समय रिफंड क्लेम करने के लिए, 2 years फ्रॉम रिलेवेंट डेट। रिफंड कब मिलेगा, अगर आपने प्रूफ किया कि आपने बर्डन पास ऑन नहीं किया है, अगर आपने बर्डन पास ऑन किया है तो बिल्डर ने क्या किया, बर्डन पास ऑन किया, किसको पास ऑन किया, बिल्डर ने, बिल्डर कस्टमर पे पास ऑन किया है, तो बिल्डर को तो रिफंड नहीं मिलेगा, वो कहाँ पे जाएगा, कंज्यूमर रिफंड में जाएगा, तो इसलिए प्रोविजन लाया गया। तो यहाँ तक कोई अमेंडमेंट नहीं था, ये तो एक जस्ट रिवीजन था। अभी एज अनरजिस्टर्ड पर्सन आप ऊपर के दोनों सिचुएशन में
रिफंड क्लेम कर सकते हैं। आपको एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड नंबर, है ना। एक टेम्पररी आपको नंबर ले सकते हैं बाय इन द नेम ऑफ रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, एंड फिर उसमें आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है जो रिक्वायर्ड है वो, एंड फिर आपको रिफंड मिल जाएगा। यस, तो आपको पहले टेम्पररी नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर जो बिल्डर का केस था, इंश्योरेंस का केस था, उसी केस के लिए बात हो रही है। क्योंकि आपको वो लोग कट करके पैसा देते थे और गवर्नमेंट भी इनको रिफंड नहीं देता था, क्योंकि वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाता था, क्योंकि इन्होंने बर्डन आपके ऊपर पास ऑन किया है। इंश्योरेंस कंपनी ने बर्डन आपके ऊपर पास ऑन किया तो उनको भी नहीं रिफंड मिलेगा। बिल्डर ने भी बर्डन आपके पास ऑन किया, उनको नहीं मिलेगा। कहाँ पे जाता था? कंज्यूमर वेलफेयर फंड। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इसमें आपका भला हो, आपको आपका जीएसटी रिफंड मिल जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन करके कैटेगरी बना सकते हैं, एंड वहाँ पे आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना है, जिसको एक बार आपको पढ़ना है, सिंपल सिंपल डॉक्यूमेंट्स है। तो ये एक बार पढ़ लेना, देखो क्या क्या दिया है। स्टेटमेंट देना है आपको, डिटेल्स ऑफ इनवॉइस, नंबर, डेट, वैल्यू ऑफ टैक्स पेड, डिटेल्स ऑफ पेमेंट। बिल्डर से आपको जो डिमांड लेटर आता है उस पर लिखा रहता है, वो सब देना है। इनवॉइस, आपने जो पेमेंट किया उसके प्रूफ, कॉपी ऑफ एग्रीमेंट, जिस बेसिस पे अपना एग्रीमेंट हुआ है, इंश्योरेंस पॉलिसी, देन जब एग्रीमेंट कैंसिल होगा उसका कुछ नोट रहेगा, आपने जो पेमेंट किया है उसका नोट रहेगा, बिल्डर ने जो आपको पेमेंट दिया उसका नोट रहेगा। तो ये सब चाहिए। देन और एक सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट बाय सप्लायर, बिल्डर सप्लायर है ना, टू द इफेक्ट दैट ही हैज पेड द टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइस on which refund is being claimed by the applicant, that has he has not adjusted the amount against the his liability by showing credit note। मतलब क्या, ध्यान से सुनना, ऊपर जो था ना डेबिट क्रेडिट नोट का, मतलब बिल्डर से और एक सर्टिफिकेट आपको चाहिए कि आपको जो जीएसटी का अमाउंट रिफंड वो दे पाया, उसने आपके किसी पेमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं किया। देखो क्या लिखा है, अ सर्टिफिकेट इशूड बाय सप्लायर टू द इफेक्ट दैट ही हैज पेड द टैक्स in respect of the invoice on which refund is being claimed by the applicant, that he has not adjusted the tax amount involved in this invoice against his liability by issuing credit note। हाँ, मतलब उसने आपको क्रेडिट नोट इशू नहीं किया है। अगर उसने क्रेडिट नोट इशू किया तो फिर उसने जीएसटी एडजस्ट कर दिया है, करेक्ट ना। तो अगर उसने जीएसटी ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया तो फिर वापस आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। अगर क्रेडिट नोट देने का पीरियड खत्म हो गया तो फिर आप रिफंड में आओ। तो अगर क्रेडिट नोट दो कि ऑलरेडी जीएसटी का अमाउंट एडजस्ट हो चुका है तो फिर आप रिफंड कैसे क्लेम करोगे। अगर क्रेडिट नोट देने का समय खत्म हो चुका है तो फिर आप रिफंड के लिए क्या करोगे, जाओगे। सी दो ऑप्शन है बिल्डर के पास, या तो आपको एज अ बायर आपको क्या चाहिए, जीएसटी का अमाउंट चाहिए ना, तो या तो बिल्डर ने आपको एडजस्ट करके दे दिया तो आपको रिफंड क्लेम नहीं करना है, बट वो एडजस्ट करने के लिए उसको आपको क्रेडिट नोट देना पड़ेगा, बट उसका समय खत्म हो चुका है। तो उसका जब समय खत्म होगा तो आपको क्रेडिट नोट नहीं दे पाएगा, उसी केस में आपको रिफंड क्लेम करना है। तो या तो क्रेडिट नोट से एडजस्ट करो, वो नहीं होता है तो फिर यहाँ पे रिफंड क्लेम करो, और ये अकाउंट खोलना है। अकाउंट मतलब नया अकाउंट नंबर लेना है, रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन करके आपको एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेके रिफंड क्लेम करना है। तो वही दिया है बस। नाउ व्हाट इज द रिलेवेंट डेट? 2 साल कहाँ से? कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, वहां से 2 साल होगा, क्योंकि रिलेवेंट डेट अपन ने पढ़ा था 54 में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे अपना जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ वहां से 2 साल में मेरे को रिफंड क्लेम करना है। तो 2 ऑप्शन है बिल्डर के पास, या तो बिल्डर है इंश्योरेंस कंपनी, बाय वे ऑफ क्रेडिट नोट वो एडजस्ट करके देंगे, एंड अगर एडजस्ट नहीं कर पाए, समय खत्म हो गया, तो फिर आपको ऐसे रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। ये मत पढ़ना। नेक्स्ट, डिमांड एंड रिकवरी, इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है। अच्छा, पहले आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 73 एंड 74 क्या है, जरा सोचो क्या है। चलो, सो नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है वो है डिमांड एंड रिकवरी। अभी डिमांड रिकवरी के 2 सेक्शंस हैं, 73 एंड 74। ठीक है, नाउ अगेन दिस इज फॉर ऑल फाइनल। तो पहले एक बार रिवाइज करते हैं 73 74 क्या है, ये अपन देखा था। अगर आपने जीएसटी कम पे किया है बाय एरर, नॉट फ्रॉड, एरर एंड ओमिशन, आपने जीएसटी का पेमेंट नहीं किया है, कम पेमेंट किया है, एक्स्ट्रा रिफंड मिला है गलती से, रॉन्ग अवेलमेंट एंड रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी किया है, तो अदर देन फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट एंड सप्रेशन ऑफ फैक्ट, तो आपको सेक्शन 73 में नोटिस आता है।
एंड अगर ड्यू टू फ्रॉड वगैरह है तो 74 में आता है, ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड है तो 74 में। तो यहाँ पे एक छोटे से अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक बेसिक रिवीजन। तो देखो क्या दिया, क्लैरिफिकेशन पर्टेनिंग टू केस वेयर इट इज कंक्लूडेड दैट द नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 74। अभी क्या होता है, ऑफिसर आपको दो सेक्शन में नोटिस भेज सकता है, 73, 74। एरर ओमिशन है तो 73, फ्रॉड है तो 74। तो वो बोलेंगे कि आपने फ्रॉड किया है, क्योंकि फ्रॉड में पेनल्टी लगता है, एरर ओमिशन पेनल्टी का कम है, कुछ केस में लगता ही नहीं है, लेकिन फ्रॉड में आपको पेनल्टी कंफर्म लगता है। तो बाकी जीएसटी और इंटरेस्ट तो सेम ही देना है, बट पेनल्टी की वजह से 74 में उसने आपको नोटिस कर दिया, आप कोर्ट में गए, आपने झगड़ा किया और आपकी फेवर में डिसीजन आया कि ये जो केस है ये 74 का नहीं है, ये 73 का है, इज नॉट सस्टेनेबल फॉर द रीजन दैट चार्जेस ऑफ फ्रॉड हैज नॉट बीन एस्टेब्लिश अगेंस्ट द नोटिसी। तो आप चार्जेस ऑफ फ्रॉड प्रूफ नहीं कर पाए तो फिर ऐसा माना जाएगा कि नोटिस 73(1) का इशू किया है, ठीक है। Now section 75(2) provides that, अच्छा 75(2) क्या है, चलो वो भी दिखा देता हूं। जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स है, करेक्ट ना, वो दिया है। तो ये देखो, ये केस है, ये अपन ने अभी जो दिखा था वो यही लिखा है कि अगर प्रूव हो गया कि फ्रॉड के चार्जेस आप प्रूव नहीं कर पाए तो 74 में जो नोटिस दिया वो सस्टेनेबल नहीं होगा, वो 73(1) का नोटिस होगा। किसका होगा, 73(1) का नोटिस होगा। हाँ, तो सेक्शन 73 प्रोवाइड दैट केसेस वेयर appellate अथॉरिटी और ट्राइब्यूनल कोर्ट concludes that notice issued by proper officer under 74 is not sustainable for the reason that charges of fraud or any willful misstatement or suppression of fact to evade tax have not been established against the notice, then the proper officer shall determine the tax as per 73(1). तो ये सेक्शन 75(2) में लिखा है कि 74(1) में जो आपने नोटिस दिया था फ्रॉड का वो सस्टेन नहीं हो पाया। तो 75(1) क्या बोलता है, 75(2) जो अभी दिखा मैंने आपको कि आपका असेसमेंट फिर सेक्शन 73(1) एरर ओमिशन के हिसाब से होगा, जहाँ पे पेनल्टी नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, तो उसके लिए कुछ क्लैरिफिकेशन है। अगर इसमें से काफी चीजें अपन ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं। In some case where show cause notice has been issued by proper officer under section 74(1) for the demand of tax not paid, short paid, erroneous refund, ITC wrongly availed or utilized, ये आपको पता ही है। The appellate authority, appellate tribunal conclude that the notice is not sustainable under section 74(1) for the reason that charges of fraud, any willful misstatement, suppression of facts have not been established against the notice। हाँ, तो क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर, ये यहाँ पे दिया है ना। क्वेश्चन है कि कितना टाइम पीरियड मिलेगा। चलो, तो इस पहले क्लैरिफिकेशन में टाइम पीरियड दिया है, ये तो प्रूव हो गया, ये तो प्रूव हो गया कि वो 74 का है नहीं, 73 में होगा। ना कितना समय मिलेगा, तो यहाँ पे दिया है, डायरेक्टली आपको पढ़ना है। ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आने के बाद 2 साल मिलेंगे आपको। ट्राइब्यूनल कोर्ट जहाँ पे भी आप गए हो और आपने प्रूफ कर दिया एज अ टैक्स पेयर कि ये फ्रॉड का केस नहीं है, तो 73(1) के हिसाब से चलेगा तो 2 साल मिलेंगे। कहाँ से, ये 2 साल आपको मिलेंगे डेट ऑफ डायरेक्शन बाय ट्राइब्यूनल, अथॉरिटी और कोर्ट एज अ केस में भी इनके हिसाब से आपको 2 साल मिलेंगे, यहाँ से 2 साल मिलेंगे। ये कौन से सेक्शन में लिखा है, ये सेक्शन 75(3) में लिखा है। और ये था गाइस 75(3) जो मैं आपको ऑलरेडी क्लास में पढ़ा चुका हूँ। सो ये अमेंडमेंट ऑलरेडी मैंने कवर किया, ये अपने रेगुलर नोट्स है, बट जिन लोगों ने पहले किया है उनके लिए है। सो ये अमेंडमेंट मैंने ऑलरेडी रेगुलर लेक्चर में कवर किया, ये मेरे नोट्स है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 years। सो दिस इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। तो आप अगर मेरे वीडियोस देख लोगे तो आपको ये ऑलरेडी पता है, तो ये देखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ। चलो, तो कितना समय मिलेगा आपको, 2 साल। अभी आगे है, हाउ द अमाउंट पेबल बाय द नोटिस डिटरमाइन द नोटिस हैव बीन इशूड अंडर सेक्शन 73(1) शैल बी रिकम्प्यूटेड डिटरमाइन बाय प्रॉपर ऑफिसर एज पर 75(2). तो 74(1) का नोटिस सस्टेन नहीं हुआ तो 73(1) के हिसाब से असेसमेंट होगा अभी। तो क्वेश्चन है अमाउंट कैसे निकालेंगे।
In case where the amount of tax, interest, penalty payable by the notice is required to be redetermined, the proper officer as per 75(2). क्या है 75(2)? 74(1) का नोटिस सस्टेन नहीं हुआ. The demand would have been redetermined keeping in consideration the provision of section 73(2) and 73(10). क्या है 73(2)(10) पढ़ते आइए. जो भूल गया उनके लिए दिखा रहा हूं. 73(2) में क्या दिया है? अच्छा पहले 72(10) पढ़ते अपन. कितना समय है टोटल? 3 साल का समय टोटल नोटिस देने के लिए. टोटल 3 साल में असेसमेंट कंप्लीट करना है. ओके, बट शो कॉज नोटिस देना है 3 साल खत्म होने के 3 मंथ्स पहले. सो 2 years एंड 9 months, बस वही वहां पे बोला है. सो सेक्शन 73(10) क्या बोलता है कि प्रॉपर ऑफिसर को असेसमेंट करके ऑर्डर कितने साल में देना है? 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न. 3 साल में ऑर्डर देना है ना, बट पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा. तो नोटिस देने का समय कितना है? 2 years 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न. ये बोलता है सेक्शन 73(10). करेक्ट ना? तो आपका फाइनेंशियल ईयर है 23-24 या 22-23 पकड़ लो. उसका लेट से अपने एनुअल रिटर्न. अच्छा यहाँ पे वर्ड क्या है? ड्यू डेट है. एक्चुअली यहाँ पे ड्यू डेट ही है. सो एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट क्या है? 31 दिसंबर 23. यहाँ से 3 साल में 31 दिसंबर 26 यहाँ पे उसको ऑर्डर इशू करना है सेक्शन 73 में. लेकिन ऑर्डर डायरेक्टली इशू नहीं करेगा ना, पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा. उसके लिए है 2 years एंड 9 months. सो 30 सितंबर 26 तक आपको उसको पहले क्या देना पड़ेगा? शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा. ठीक है, इसके 3 months पहले. तो इस पीरियड में कभी भी आपको शो कॉज नोटिस दे सकता है. एंड बच्चा फिर 31 दिसंबर तक वो असेसमेंट कंप्लीट करेगा. बट मिनिमम 3 months का गैप होना चाहिए. तो 30 सितंबर 26 के पहले आपको शो कॉज नोटिस देना जरूरी है. बस वही वहां पे भी लिखा है. ये भी इसी हिसाब से होगा. देखो यहाँ पे वही लिखा है. तो ये भी उसी हिसाब से होगा. 73(10) के हिसाब से ही होगा. Therefore, in case where proper officer has to redetermine the amount of tax, interest, penalty payable, deeming the notice to have been issued under 73(1) in terms of 75(2), the same can be redetermined for so much of amount. Short paid, not paid, ITC wrongly able, utilize, error refund, in respect of which so called notice was issued within the time limit as per 73(2). मतलब इनमें बोला क्या है कि ये जो डिमांड ऑर्डर जाएगा ये उतना ही जाएगा जो टाइम लिमिट में इशू हुआ है. तो टाइम लिमिट क्या है? अभी टोटल 3 साल है 73 में. तो 2 years एंड 9 months में जो आपने नोटिस दिया है उतना ही टैक्स वसूल कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं. ये तो अपन ने वहां पे पढ़ा था कि जो आपको शो कॉज नोटिस दिया है उससे ज्यादा आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा. तो ये ऑलरेडी पढ़ चुके अपन. ये सब आपको पढ़ना है, ये ऑलरेडी मैंने कवर किया है. Thus, the only amount of tax short paid, not paid, ITC wrongly able, utilize, tax payable on account of refund along with the interest penalty in terms of 73 can be redetermined. हाँ मतलब जितना शॉर्ट पेड है जितना नॉट पेड है उतना ही डिटरमाइन होगा. Where show cause notice issued within 2 years 9 months from the due date of filing annual return. ये तो मैंने आपको बता दिया है. तो ये अपन ने उस समय पढ़ा था कि नोटिस में जितना अमाउंट है उतने आप रिकवर कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते. करेक्ट ना? यस. देखो यहाँ पे लिखा है, 2 वर्ड समझना है. सो मच ऑफ अमाउंट इशूड विद इन रिस्पेक्ट ऑफ विच शो कॉज नोटिस इशूड. तो कितना अमाउंट रिकवर किया जाएगा उस पीरियड में? 2 years एंड 9 months में जितना नोटिस गया उतना ही अमाउंट रिकवर किया जाएगा. अगर ज्यादा अमाउंट है तो उसके लिए अगर टाइम है तो अलग शो कॉज नोटिस देना है. बट इस शो कॉज नोटिस में जितना उतना ही आएगा. सपोज इन केस वेयर शो कॉज नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 74(1), 74(1) मतलब फ्रॉड का है, उसमें 5 साल का समय ना, was issued for the tax short paid, not paid, wrongly able, utilize, wrongly refund beyond period of 2 years 9 months. अभी beyond है.
क्योंकि 74 में समय ज़्यादा है, 73 में 3 साल है, 74 में 5 साल है. From the date of furnishing annual returns for the financial to which demand relates, or from the date of earnest refund, the appellate conclude that notice was not sustained under 74(1), thereby deeming the notice to have been issued under 73(1), the entire procedure shall be dropped, being hit by the limitation. Yes, ये मस्त अमेंडमेंट आया, सुना से. सी क्या हुआ था, देखो ये एग्जाम्पल अगर देंगे ना अपन, ध्यान से सुनो क्या बोला है. ये आपका फाइनेंशियल ईयर था 22-23, इसका ड्यू डेट क्या था एनुअल रिटर्न का, 31 दिसंबर 2023. ठीक है, अभी आपने फ्रॉड के हिसाब से केस नोटिस दिया था, फ्रॉड के लिए कितना समय है, 5 years. सो 31 दिसंबर 28, यहाँ पे 6 मंथ का समय है, 73 में 3 है, यहाँ पे 6 मंथ है. सो 30 जून 28 के पहले आपको देना था शो कॉज नोटिस. ठीक है, क्योंकि आपके हिसाब से फ्रॉड था. अभी हुआ क्या है, आपने 31 मार्च 28 को नोटिस दिया था अंडर सेक्शन 74, बट जो टैक्स पर है वो अपील में गया और अपील ने कहा कि ये फ्रॉड का केस नहीं है. अभी फ्रॉड का केस नहीं तो 73 में आना पड़ेगा. अब 73 में आने के लिए कितना समय है, 2 years and 9 months, दैट इज 30 सितंबर 26, 24, 25, 26, ये है 2 years and 9 months सेक्शन 73 के लिए. अभी लॉ क्या बोलता है कि तुमने जो ये नोटिस दिया था विद इन 5 years वाला 31 मार्च 28 को, वो सस्टेन नहीं हुआ तो उसको 73 का माना जाएगा. लेकिन 73 का मानने के लिए उसका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, तो फिर क्या करेंगे, फिर 73 का मानने के लिए उसका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है ना. ठीक है, कोर्ट ने बोल दिया कि इसका असेसमेंट 73 के हिसाब से करो, बट 73 का जो टाइम पीरियड है वो 2 years and 9 months है. एंड करेक्ट ना, तो ये तो खत्म हो चुका है, 2 years 9 months तो खत्म हो चुका है. तो इन दैट केस द एंटायर प्रोसीडिंग शैल हैव टू बी ड्रॉप्ड बीइंग हिट बाय द लिमिटेशन ऑफ टाइम. फिर वो खत्म हो गया, फिर प्रोसीडिंग ड्रॉप करना पड़ेगा. मतलब इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में 2 years 9 months में ही 74 का भी देना पड़ेगा. उसके बाद दिया तो फिर 73 में आने के रास्ते बंद हो जाएंगे, ये लिखा है ना. तो ये अपन ने पढ़ा था कि 74 का अगर ड्रॉप होगा तो 73 में आना है, लेकिन 73 में आने के लिए वो टाइम पीरियड में होना जरूरी है. ये भी अपन ने लेक्चर में कवर किया. अगर वो टाइम पीरियड खत्म हो चुका है 2 years and 9 months का, उसके बाद अपने फ्रॉड का दिया, क्योंकि फ्रॉड के लिए 5 साल का समय था, 6 मंथ पहले उसके 4 years and 6 months का समय था. सो यू हैव गिवन नोटिस आफ्टर 2 years 9 months बिफोर 4 years 6 months एंड वो सस्टेन नहीं हुआ तो वापस आपके 73 में आने का रास्ता बंद हो जाएगा. बस यही इसमें दिया है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये अपन ने कवर किया है. ठीक है, तो ये दिया है. नेक्स्ट, ये समझा आपको क्या गया. इन केसेस वेयर शो कॉज नोटिस इन टर्म्स ऑफ 74 वाज इशूड फॉर टैक्स शॉर्ट पेड, 74 को नोटिस आया, ठीक है, और ऑन अकाउंट ऑफ एररनेस रिफंड, मतलब आपको या तो 2 years 9 months में नोटिस आया या तो 74 के हिसाब से आया. फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न टू विच डिमांड रिलेट्स और टूवर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एररनेस रिफंड एज ए केस में भी द एंटायर अमाउंट ऑफ सेट डिमांड इन शो कॉज नोटिस वुड बी कवर्ड अंडर रिडिटरमाइन द अमाउंट. मतलब क्या है कि आपको ऑलरेडी नोटिस दिया गया है 74 में या 73 में आपको नोटिस दिया गया है. जब आपका रीडिटर्मिनेशन होगा उसमें ऑलरेडी अमाउंट क्या हो जाएगा, कवर्ड ऐसा माना जाएगा, मतलब वापस दो बार नहीं करना है. Where show cause notice under section 74 was issued for multiple financial years and where notices were issued before the expiry of time period as per 73(2), मतलब 74 का नोटिस है बट वो टाइमली भेजा है 73(2) के हिसाब से. For one financial year but after expiry of said due date
ये आप मत पढ़ना अभी, आई डोंट थिंक इस पर कुछ क्वेश्चन आएगा, ये अपने नहीं पढ़ा तो चलने वाला है, बस मैंने जो बताया ये ध्यान में रखना, बस इतना ही है, ये कुछ काम का नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट है अपील्स एंड रिवीजन में कुछ छोटे से अमेंडमेंट्स है। इन केस ऑफ अपील फाइल अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एजुकेटिंग अथॉरिटी विच इज अपलोडेड ऑन कॉमन पोर्टल, रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सेड ऑर्डर इज डिस्पेंस विथ रूल। तो जब आप अपील में जाते हैं, करेक्ट ना, तो एक रिक्वायरमेंट था सबमिशन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सेड ऑर्डर, डिस्पेंस कर दिया है, सेक्शन 107 108 आपने नोट्स में दिया है, चेक कर लेना। An appeal against any decision order passed by adjudicating authority to appellate authority can be filed either, अगर आप एग्रीड पार्टी हो तो 107 में जाएंगे, एंड डिपार्टमेंट को करना है तो 1072 में जाएंगे। अर्लियर एज पर रूल 1083 in respect of appeal filed by aggrieved person, a certified tax copy of decision order appeal was required to be submitted within 7 days of filing appeal in GST APL 1। तो आपको उसका सर्टिफाइड मतलब ओरिजिनल कॉपी देना पड़ता था, सर्टिफाइड कॉपी देना पड़ता था जिस ऑर्डर को आप चैलेंज करके आ रहे हो। दिस वाज टू बी रिक्वायर्ड सबमिटेड इन ऑल केसेस। द डेट ऑफ फाइलिंग अपीलिंग केस वेयर सर्टिफाइड कॉपी वाज सबमिटेड विद इन 7 days इज द इशू ऑफ प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट, अदरवाइज इट्स अ डेट ऑफ सबमिशन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी। मतलब क्या था कि आपने सर्टिफाइड कॉपी सबमिट करने का आपको एक्नॉलेजमेंट आता था। सो दिस वाज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन ऑल केसेस। द डेट ऑफ फाइलिंग अपील क्या माना जाएगा, क्योंकि वहां से उनका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा अथॉरिटी को डिसीजन देने के लिए। तो व्हाट इज द डेट ऑफ फाइलिंग अपील? द डेट ऑफ फाइलिंग अपील इन केस वेयर सर्टिफाइड कॉपी वाज सबमिटेड विद इन 7 days ऑफ फाइलिंग अपील। तो अपील आने के बाद हमने 7 दिन में सबमिट किया, ओके तो उस दिन आपको एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा एंड वो माना जाएगा डेट ऑफ सबमिशन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी। सिमिलरली Rule 1092 relating to appeal filed by department provide for the requirement of certified copy of the order passed within 7 days of filing application in form GST APL 03 in all the cases। तो सेम डिपार्टमेंट के लिए भी था, ये अपील किसका था? डिपार्टमेंट का था। ये पहले किसका था? एग्रीड पर्सन का था। तो दोनों में फर्क क्या है? रूल 108 अपने लिए है, रूल 109 डिपार्टमेंट के लिए, दोनों के लिए सेम ही था कि उनको 7 दिन में क्या करना है? सर्टिफिकेट कॉपी दोनों को सबमिट करना है। यानी कॉपी अगर अपने विद इन सबमिट किया तो फिर वो डेट ऑफ एप्लीकेशन माना जाएगा, उसके बाद किया तो जिस दिन सबमिट करेंगे वो डेट ऑफ एप्लीकेशन माना जाएगा। However, in GST regime, when an order was which is appealed against the issue or uploaded by adjudicating authority on the common portal, the same can be viewed by the appellate authority। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो सर्टिफाइड कॉपी जीएसटी डिपार्टमेंट से आया है तो वापस ओरिजिनल सबमिट करने की जरूरत नहीं है, ये पोर्टल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसलिए एक छोटा सा प्रोविजन किया गया कि वापस वो सर्टिफाइड कॉपी देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये ऑर्डर पोर्टल पे रहेगा ही। तो अगर जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल है तो एप्लीकेट अथॉरिटी कैन एक्सेस ओवर देयर, वापस सर्टिफाइड कॉपी देने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही किया है। अकॉर्डिंगली द रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ बाय द एप्लीकेंट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सच एन अपलोडेड ऑर्डर टू वाउच इज ऑथेंटिसिटी, तो वही दिया है। बस वही दिया, उसको अभी करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें वही दिया है कि उसको आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो पोर्टल में अवेलेबल है तो वहां से देख सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर ये मैन्युअली डिसीजन लिया है एंड पोर्टल पे अपलोड नहीं तो फिर आपको देना पड़ेगा। तो अभी क्या बोला है कि ये जो अपन जब अपील में जाते थे, अपन हो या डिपार्टमेंट, तो अपने को जिस ऑर्डर को आप चैलेंज कर रहे हैं उसका सर्टिफाइड कॉपी देना जरूरी था। अभी दो ऑप्शन है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली पास हुआ है मतलब ऑनलाइन असेसमेंट हुआ है सब कुछ, तो फिर वो पोर्टल पर रहेगा तो आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है। बट ड्यू टू सम रीजन अथॉरिटी ने मैन्युअली पास किया है तो पोर्टल पे नहीं है, इन दैट केस आपको सर्टिफाइड कॉपी देना पड़ेगा, बस इतना ही है। तो वही दिया, ठीक है, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये उसके रूल है, इसको एक बार आप पढ़ लेना। नाउ तो ये ऊपर का जो पार्ट है वही दिया है, जो मेन पार्ट मैंने बता दिया। ये
सब्स्टिट्यूटेड रूल्स है 1083 एंड 109, उसके जो अमेंडमेंट्स है मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे 109 एंड ये जो है 107 108 एंड 9 मैंने अमेंडमेंट्स ऊपर बता दी है, बस उसका वो पूरा रूल मैंने नीचे वापस दिया है। तो ये अमेंडमेंट्स आपने अपने रूल में जोड़ दिया तो सब रेडी हो जाएगा। तो ये आपको एक बार पढ़ना है, सेम ही चीज़ है। नाउ अभी एक अलाउ किया है, आप अपील एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं इफ इट इज फाइल्ड बिफोर फर्स्ट अथॉरिटी। नया रूल आया गया, फर्स्ट अथॉरिटी। अर्लियर जीएसटी लॉ में कोई प्रोविजन नहीं था कि आप अपील विड्रॉ कर सकते हैं। अर्लियर देयर वाज नो प्रोविजन इन जीएसटी लॉ फॉर विड्रॉल ऑफ अपील फाइल अंडर द सेक्शन 107, 102 बिफोर द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी अगेंस्ट द डिसीजन ऑर्डर ऑफ एडजॉइनिंग अथॉरिटी बाय एग्रीड पर्सन और ऑफिसर। 107 अपने लिए था, 1072 डिपार्टमेंट के लिए था। तो एक बार अपन अपील में गए, फर्स्ट अपील में, तो विड्रॉल को कोई ऑप्शन नहीं था। तो एक गवर्नमेंट ने नया रूल लाया 109C हैज बीन इंसर्टेड टू प्रोवाइड फॉर द विड्रॉल ऑफ अपील बिफोर द इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस और ऑर्डर अंडर सेक्शन 107(11) which was earlier to enable appellant to file application for withdrawal of appeal application, for withdrawal of appeal application अलाउ किया है। तो ये रूल देखो क्या है, 109 नया रूल लाया गया। द अपीलेंट में एनी टाइम बिफोर द इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 107(11) or before issuance of order under the said subsection whichever is earlier in respect of appeal filed in form GST APL 01, GST APL 03, file an application for withdrawal of appeal by filing an application। तो ये जो अपन ने अपील अपन जाए या डिपार्टमेंट, ये अपन विड्रॉ कर सकते हैं। हाउएवर बट कब कर सकते हैं, 107(11) जो है सेक्शन, उसका शो कॉज नोटिस या ऑर्डर आने के पहले, उनका ऑर्डर आने के बाद नहीं। हाउएवर वेयर द फाइनल एक्नॉलेजमेंट इन द फॉर्म GST APL 2 हैज बीन इशूड, मतलब गवर्नमेंट ने आपको एक्नॉलेजमेंट दे दिया है कि आपका अपील का एप्लीकेशन मिल गया। अभी द विड्रॉल ऑफ सेड अपील वुड बी सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी को लगना चाहिए कि अपील विड्रॉ होना चाहिए। अगर अथॉरिटी को लगता है कि नहीं ये अपील पर डिसीजन इंपॉर्टेंट है तो फिर वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो उनका एक्नॉलेजमेंट आने के पहले आप कभी भी कर सकते हैं, बट एक बार उनका एक्नॉलेजमेंट आ गया तो फिर उनके अप्रूवल के बाद ही वो वापस आ सकते हैं। सच एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल ऑफ अपील शैल बी डिसाइडेड बाय द अपीलेट अथॉरिटी विद इन 7 days ऑफ फाइलिंग सच एप्लीकेशन। Further, any fresh appeal filed by appellant pursuant to such withdrawal shall be filed within the time limit specified in subsection 1, correct? बस तो ये मेन ध्यान में रखना है आपको। क्या ध्यान में रखना है कि अभी आप अपील विड्रॉ कर सकते, गवर्नमेंट ने असेसमेंट करने से पहले आप तो कर ही सकते, एक बार उनका एक्नॉलेजमेंट आ गया तो उसके बाद बिना उनके अप्रूवल के नहीं कर सकते। बस इतना ही पढ़ना है, 1-2 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो आ गया। कहीं से मिसलिनियस कुछ अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट इसको अब इग्नोर करो, दैट्स इट। सो गाइस दीज आर द रिलेवेंट अमेंडमेंट्स जो आपको पढ़ना है। ज़्यादा कुछ बड़े अमेंडमेंट्स नहीं है, 2-3 घंटे के अमेंडमेंट्स है और उसमें मेजरली अपन ने क्लासेस में ऑलरेडी कवर किए हैं, जो जो एक्स्ट्रा है उसको आपको कवर करना है। तो गाइस थैंक यू सो मच एंड जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।